दर्शकों नमस्कार, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। और अब आगे बढ़ने से पहले डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर नजर। प्रेग्नेंट महिला के शव को लादकर 8 किलोमीटर तक चले परिजन, अस्पताल में मौत के बाद नहीं मिली एम्बुलेंस। भारत में एलन मस्क के पिता कल रामलला का दर्शन करने पहुंचे। अब ट्रेन से पहुंचे कश्मीर। 6 जून को पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। प्रेग्नेंट महिला के शव को लादकर 8 किलोमीटर तक चले परिजन, अस्पताल में मौत के बाद नहीं मिली एम्बुलेंस। दरअसल कंधमाल जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक गर्भवती महिला की मौत के बाद उसके शव को अस्पताल से घर तक कंधे पर उठाकर लाया गया। ओडिशा के कंधमाल जिले से एक दिल दहला देने वाली और बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। कहा जाता है कि आज के समय में अस्पतालों में सभी सुविधाएं मौजूद है। हर गांव शहर में एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे मिलती है। हालांकि कंधमाल की ये घटना एक बार फिर ये साबित करती है कि जमीनी हकीकत अब भी बहुत अलग है। ये घटना कंधमाल जिले के दारंगबाड़ी इलाके की है, जहां एक गर्भवती महिला की मौत के बाद उसके शव को अस्पताल से घर तक कंधे पर उठाकर लाया गया। महिला का नाम सुनीमा प्रधान बताया जा रहा है, जो काजूरी पादेरी गांव के सुरेंद्र प्रधान की पत्नी थी। सुनीमा गर्भवती थी और तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। रीटेक इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। और अब अगली खबर। भारत में एलन मस्क के पिता रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने कल रामलला का दर्शन किया। अयोध्या यात्रा के दौरान एरोल मस्क के साथ उनकी बेटी अलेक्जेंड्रा भी थी। दुनिया के शीर्ष उद्योगपतियों में शुमार एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने कल दोपहर अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करके संभावना जताई। अयोध्या यात्रा के दौरान एरोल मस्क के साथ उनकी बेटी अलेक्जेंड्रा भी थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कुछ समय की इस यात्रा के दौरान एरोल मस्क रामलला के मंदिर में दर्शन के बाद पास के हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए। अयोध्या के मंडल आयुक्त गौरव दयाल ने इसकी जानकारी दी। अयोध्या में पहले से ही त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा मौजूद थी। उसमें उच्च तकनीक वाली ड्रोन रोधी प्रणाली की 24 घंटे तैनाती शामिल है, जो अनधिकृत हवाई गतिविधियों की पहचान करने और उन्हें मार गिराने में सक्षम है। अधिकारियों ने बताया कि मंदिर क्षेत्र में और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था में सीसीटीवी से निगरानी, आगंतुकों की नियमित जांच और विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की तैनात शामिल थी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस यात्रा के लिए आधिकारिक तौर पर कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई, क्योंकि पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त हो चुकी थी। और अब अगली खबर। अब ट्रेन से पहुंचेगा कश्मीर। 6 जून को प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। जम्मू कश्मीर को रेल मार्ग से जोड़ने वाली ऐतिहासिक उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के एक और महत्वपूर्ण सेक्शन कटरा से संगलदान का उद्घाटन 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई है। रेल मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय व अन्य एजेंसियों के साथ बैठक कर पूरे कार्यक्रम का खाका तैयार कर लिया है। इससे पहले 19 अप्रैल को इस सेक्शन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों से आतंकी हमले के इनपुट के बाद कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। इसके 3 दिन बाद पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हो गया। इससे पहले भी इस परियोजना के उद्घाटन कई बार कार्यक्रम स्थगित हो चुके थे। आतंकी हमले के बाद इस बार सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी रहे। और अब आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर अगली खबर पर। भुजंग से बस्तर कार्यक्रम में गृह मंत्री की नक्सलियों से अपील, हिंसा का रास्ता छोड़े, विकास से जुड़े। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीते 2 साल से नक्सलवाद के खिलाफ तेज गति से प्रहार हो रहा है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज कर दिया गया। 21 मई को अबूझमाड़ में नक्सल ऑपरेशन में नक्सलियों के बड़े लीडर बसवराजू का खात्मा हुआ। इस तरह नक्सलियों के बड़े नेता का अंत हुआ। वैचारिक मंच पर भी नक्सलवाद के खिलाफ वैचारिक जंग जारी है। इस कड़ी में माओवादियों के विद्रूप चेहरे को उजागर करने के लिए बस्तर में बिजिंग से बस्तर नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बस्तर शांति समिति द्वारा बिजिंग से बस्तर तक कार्यक्रम के जरिए नक्सलवाद के क्रूर चेहरे को दिखाने की कोशिश की गई, जिसमें द बस्तर स्टोरी फिल्म बनाने वाले सुदीप्तो सेन, गृह मंत्री विजय शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम के जरिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार की घटना याद दिलाई गई, जब 1990 में बिजिंग के थियानमेन चौक पर लोकतंत्र की मांग कर रहे हजारों छात्रों की कम्युनिस्ट सरकार ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इस घटना के जरिए बस्तर में नक्सलवाद के क्रूर चेहरे को दिखाने
दिखाने की कोशिश की गई। भैया नक्सलवाद या जिस तरीके से हुआ है वो अब स्वयं को माओवादी कहलाना भी पसंद करते हैं। माओवाद क्या है, इसका कहाँ से शुरुआत हुआ, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई है, उसको एक बार समझने और जानने की ज़रूरत है। तो 1989 में बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर में जो मैसिव मैसेकर हुआ था उसको समझने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि बंदूक की नली से जब सरकार बनती है तो वो सरकार बंदूक से ही बात करती है। आप कह रहे थे जवानों को छूने से करंट लगता है। गजब का जोश है, गजब का उत्साह है, जवानों की भुजाओं की ताकत गजब है। जवानों से हाथ मिलाओ तो करंट लगता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं भैया, आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे और नक्सलियों दोनों से? नहीं, नक्सलियों से उम्मीद का मसला नहीं है, उसमें मुझे सिर्फ इतना कहना है कि उसमें काफ़ी हैं जो फंसे हुए हैं वो वापस मुख्य धारा में आना चाहते हैं, पुनर्वास करना चाहते हैं। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार पूर्णतः इस विषय के साथ कि एक गोली नहीं चलाना चाहती। केंद्र की सरकार माननीय अमित शाह जी एक गोली नहीं चलाना, सब चाहते हैं पुनर्वास हो। तो इनसे मैं इतना ही सोचता हूँ कि ये पुनर्वास करें। और दूसरा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बस्तर का उनका प्रवास होगा तो ये बड़ा ही हर्ष का विषय है। मैं सोचता हूँ कि हमारे नौजवानों के बीच में बड़ा उत्साह आएगा। अमरजीत बोल रहे हैं कि हम भी बजरंगबली के भक्त हैं। अमरजीत भगत बोल रहे हैं। मैंने उनको अगर देर से याद आया होगा तो भी कोई बात नहीं, अभी भी उनका स्वागत है। भैया जो आज कार्यक्रम हुआ, स्वाभाविक है, एक बीजिंग से बस्तर तक जो एक प्लेटफॉर्म, जो नई युवा पीढ़ी जो आई है आज, एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? संदेह है, मैं इसीलिए मैंने सबसे पहला एड्रेस नौजवानों को किया। नौजवानों को ये ध्यान आना चाहिए, ये माओवाद है क्या, ये कैसे होता है। कहीं किसी ने शिगुफा बनाकर रखा है कि ये कहीं गरीबों के लिए लड़ते हैं कि कोई बात फैला कर रखी है। मसला स्पष्टता यह है कि ये बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं, और जब सरकार वैसी बनती है तो वही सरकार होती है जो चीन में है। भैया सुदीप्तो जी आए हैं, क्या बस्तर में माओवाद को लेकर फिल्म बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो क्या उसकी सारी शूटिंग बस होगी? इसके लिए सरकार अब वो सुदीप्तो जी बताएंगे। सर, हैदराबाद में कुछ लोग शांति से बैठक कर रहे हैं। मैंने बड़ी स्पष्टता से इस बात के भी लिए कहा है कि जो बस्तर के दर्द में कभी खड़ा ना हुआ हो, बस्तर के दुख में कभी शामिल ना हुआ हो, आज हैदराबाद में बैठ करके और 4 लोग बैठ जाए, फिर केंद्र की सरकार को क्या करना चाहिए, राज्य की सरकारों को क्या करना चाहिए, ये डायरेक्शन देंगे, ये स्वीकार नहीं है। उन लोगों से कोई बात, कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। हाँ, माओवादी चाहेंगे तो निश्चित बात होगी, लेकिन छुट्टियों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। से नक्सलवाद तो खत्म हो रहा है, लेकिन वहाँ उसे आड़ में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, सड़क काफी जो है निम्न स्तर के बन रहे हैं। आप जो सड़कों के गुणवत्ता के विषय में आज चिंता कर रहे हैं, ये मेरे लिए हर्ष का विषय है। सर, उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं, कि बीजापुर जैसी घटना? अरे क्यों नहीं होगी भाई, आदेश हो चुका है, उसमें आदेश हो चुका है। माननीय PWD मंत्री जी ने उस पर आदेश किया हुआ है। नहीं, मैं नहीं कहता डर या नहीं है या इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं सिर्फ करता हूँ, न केंद्र की सरकार एक गोली चलाना चाहती, न राज्य की सरकार एक गोली चलाना चाहती है। नक्सली मुख्यधारा में आए, पुनर्वास करें, और बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ सरकार उनका रेड कारपेट बिछा करके स्वागत करने तैयार है। पर आप स्टडी भी कर रहे होंगे, आपको क्या लगता है उनकी स्ट्रैटेजी तो नहीं? अब ये उनके मन में जो भी होगा विषय में नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि वो मुख्यधारा में आए। क्या टेबल टॉक के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? टॉक ऑन सिंगल पॉइंट और टॉक ऑन मल्टीपल पॉइंट, वी फॉलो टॉक ऑन मल्टीपल पॉइंट्स। सर, आज बस्तर मॉडल पे आपने चर्चा किया कि बस्तर मॉडल पे ही विकास होना चाहिए, ऐसे मतलब क्या क्या सोच रहे हैं और कैसे उस पर काम चल रहा है? मैंने आपसे कहा जिसमें अधिकतम जन सहभागिता हो, उस तरह से मॉडल डेवलप करके बस्तर के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा, सभी के द्वारा, माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार के द्वारा और बस्तर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी। तो इस पर काम अभी चालू हो चुका है सर, बस्तर मॉडल कैसे होगा? मैंने कहा कि कोई भी एक विषय जो आगे बढ़ेगा उसमें अधिकतम जन सहभागिता हो, ऐसे मॉडल डेवलप किए जाएंगे। जो बचे हुए कमांडर हैं वो लोकेट हैं, आपने कहा था कि वो चिन्हांकित कर लिया। IG साहब का इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे ध्यान में है सब कुछ। सर, अभी उनका काम है, वो बताएंगे आपको। सर, माओवादी हैं तो जंगल बचा हुआ है, ऐसी चर्चा है। अरे मैंने आपको शुरू में ही बताया भाई, दुनिया में और भी अमेजन के जंगल में माओवादी नहीं है भाई, कैलिफोर्निया के जंगल में माओवादी नहीं है भाई, कनाडा के जंगल में माओवादी नहीं है भाई, यूरोप के जंगल में माओवादी नहीं है, साइबेरिया के जंगल में माओवादी नहीं है, अफ्रीका के जंगल में माओवादी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में माओवादी नहीं है। तो ये शिगुफा क्यों मन में पाल कर कोई बैठता है? सुप्रीम कमांडर की हत्या हो जाना, एलिमिनेशन हो जाना, 100, 200, 300 माओवादियों की खत्म हो जाना, ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ये बंदूकधारी जितना कम हो उतना अच्छा है। लेकिन लड़ाई, मैंने मेरी बातों पे भी बोला, लड़ाई
बंदूक का नहीं है, लड़ाई विचार की है, इंटेलेक्चुअल लड़ाई है और ये काफ़ी गंभीर लड़ाई है क्योंकि वो किसके साथ लड़ाई है वो चेहरा आपके सामने नहीं है, उनको आप जानते हैं उनकी सोच से, तो लड़ाई तो कठिन है। दादा आप दोबारा जो है एक फिल्म देखेंगे क्या बस्तर के दर्द को लेकर? और क्या जरूर करता रहूँगा। जैसे जैसे मैं बस्तर द नक्सल स्टोरी बनाया ऐसे और बनाते रहेंगे। बस्तर पे बनेगी। मुझे लगता है कि लड़ाई अब एक क्लाइमेक्स पे और जा रहे हैं। बस्तर की बदलाव आज से शुरू नहीं हुई, 2012-2013 में शुरू हुई, रास्ता बनना शुरू हुआ। ये बोला जाता है कि बस्तर की रास्ता डामर से नहीं, खून शहीदों की खून से बना है। सो जो आज रास्ता बना था इसकी वजह से सुरक्षा बल जा पा रहे हैं। सो बदलाव बहुत पहले से शुरू हुई थी, लेकिन ये एक डिटरमाइंड माइंड से जो काम कर सकते हैं उसकी नतीजा है बासव राजू की एलिमिनेशन। दादा बस्तर में आपके दिमाग में है? हाँ जरूर है। वो सिर्फ बस्तर के लिए नहीं, आई मीन जो माओवादी जो समस्या है उसके आम तौर पे जो भारत की जो इश्यूज है उसके बारे में करने का इच्छा तो है। और अब आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर अगली खबर पर। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले सीडीएस चौहान, नुकसान महत्वपूर्ण नहीं बल्कि परिणाम मायने रखता है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को कहा कि पेशेवर सेनाएं अस्थायी नुकसान से प्रभावित नहीं होती क्योंकि समग्र परिणाम ऐसे नुकसान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। शीर्ष सैन्य कमांडर ने कहा कि पाकिस्तान भारत को हजारों जख्म देकर लहूलुहान करने की नीति पर चल रहा है, लेकिन नई दिल्ली ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह एक नई लक्ष्मण रेखा खींच दी है। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में अपने संबोधन में जनरल चौहान ने ये बात स्वीकार करने के लिए हो रही अपनी आलोचना को खारिज किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के प्रारंभिक चरण में भारत ने अनादृष्ट संख्या में लड़ाकू जेट विमान खो दिए। उन्होंने कहा, जब मुझसे हमारी ओर से हुई क्षति के बारे में पूछा गया तो मैंने कहा कि महत्वपूर्ण नहीं बल्कि परिणाम और आप कैसे कार्य करते हैं ये महत्वपूर्ण है। चौहान ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि नुकसान और संख्या के बारे में बात करना सही नहीं होगा। सीडीएस ने कहा कि युद्ध में यदि नुकसान भी होता है तो आपको अपना मनोबल बनाए रखना होता। उन्होंने कहा कि नुकसान महत्वपूर्ण नहीं बल्कि परिणाम महत्वपूर्ण है। जनरल चौहान ने राजनीति और हिंसा सहित युद्ध के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी युद्ध और राजनीति समांतर रूप से हो रही थी। In my concluding remarks, I can only say that Operation Sindoor created a kind of a history of sorts as far as air warfare is concerned. Successful operations were carried out against an adversary which was almost equally magnitude. It is not operations against an adversary which had no air force or no air defense worth its salt. It was against an adversary, and against that, if you are able to carry out relentless operations deep inside, with precision and offensive in intent, I think that was a big achievement. And we were able to penetrate those air defense networks with impunity and at will. So, history, because I'm saying this is because the exhibition of this particular superior air power was demonstrated against someone which already had a good capability. So that was all I had to say about future warfare and wars. I hope you get a fair idea as to how warfare is evolving. And this particular preparedness of the armed forces is first about thinking. We should be able to understand where warfare is going so that we can change your tactics, get your equipment profile right, understand, have your organizational structures right, have your doctrines and concepts right. So in this particular thought process, in this whole, it's not the job of only armed forces, people like me or this young generation who will be doing this probably after 5 or 10 years. It's also the role of veterans, like me. Everyone is the whole of the nation to understand where we are evolving, what's happening, so that we are better prepared as a nation to take on these kind of challenges. Venom was fueled by General Asim Munir against India and Hindus. Speak just a few days or weeks before what happened in Pahalgam. So, since this is a regional distance, it can be also, I believe, that retracted.
because now Pakistan is faced with a different kind of a prospect that it faces military action in case we find terror happening against us. And also, we said that we'll have water as well as, this thing will not flow together. So we have kind of raised the bar. We have collected terror to water, and we have drawn out new lines for military operations against terror. My name is O. I'm from the Defense Department. So initially, it appeared that of Sindoor will be a long-drawn conflict. But what made the Pakistani side capitulate so fast and so suddenly? Listen, I think in some part I was able to address this. What I said was, from our side, we didn't want to get into a long-drawn kind of a conflict. We've seen our experience in Operation Prakara. We were there for almost about 9 months. It's involved a lot of expenditure, disrupts everything. And we had seen this to some extent after Balakot. There was a deployment which we had mobilized. So in this particular case, what happened was, before this mobilization could be completed, the operations was halted. Of course, Operation Sindoor, as you know, is not over as yet. It continues. It's a temporary cessation of hostilities. There's a need to keep our guard up. So this, I think, is important. But as far as the Pakistani side is concerned, I can make a guess, 2 guesses. That is, one, that they were losing things faster at a very, very long distance. And they thought that if this continued for some more time, they're likely to lose more. And hence, they picked up the telephone. Second thing, give the enemy also, your adversary due. He had also attempted a large number of attacks. On 10, starting from 1 o'clock till about 9:30, 10, huge number of attacks. They continued subsequently also. And he would have assumed that some of them were as successful as Indians have been. Of course, that didn't happen, and he had no way to realize this. Like in the initial stages also, when we were hitting very deep, I'm not talking about the first day. On 7th, we had ensured that we had all kind of imageries. But then it's a dynamic war. Then we really did not know what is the effect on Sargodha, what is the effect on Gureen, what is the effect on Gulari. So what is the effect on Jacobabad? It's afterwards you get a satellite image. So the first few hours, you're not very sure. Of course, we are all aided by Pakistanis themselves because they were putting up things in the social media, so we had some idea of its success. But we had to wait for confirmation from satellite imageries and other sources, signal intelligence or otherwise. So we were quite sure. They were also not sure. They might be hoping that they have also done similar kind of damage. But probably their hopes were belied after 3 or 4 days when they would have searched the satellite images from whichever country they're buying from, that they've not done. So by the time it was pushing. राहुल गांधी के जी हुजूर पर भाजपा का पलटवार, कहा बेहद घटिया बयान, उनमें परिपक्वता का अभाव। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच जमकर सियासी वार पलटवार भी हो रहा है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। सुधांशु ने कांग्रेस नेता के बयान को घटिया बताया और कहा कि उनमें अभी परिपक्वता का अभाव है। राहुल गांधी ने मंगलवार को भोपाल में कहा था कि भाजपा आरएसएस पर जरा सा दबाव पड़ता है और ये पीछे हट जाते हैं। उधर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इशारा किया और उन्होंने जी हुजूर करके सीज फायर कर दिया। मित्रों, एक तरफ भारत के द्वारा भेजे गए संयुक्त संसदीय दल के में तमाम विपक्षी दलों के सांसद, जिसमें कांग्रेस के सांसद भी हैं, वो दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में भारत के पक्ष को गंभीरता के साथ और पूरे राष्ट्र की एकजुटता के साथ रखकर वापस आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के स्वघोषित स्वनामधन्य सर्वकालीन सर्वोच्च नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। मित्रों, यह विषय सिर्फ
उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। और अब अगली खबर, पत्रकारों से मारपीट किए जाने पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार को जारी किया है एक नोटिस। मध्य प्रदेश में पत्रकारों से मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने रेत माफिया पर रिपोर्टिंग करने के लिए पुलिस स्टेशन में पत्रकारों से मारपीट मामले में मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पत्रकार शशिकांत गोयल और अमरकांत सिंह चौहान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और मध्य प्रदेश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ से कहा कि याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाएगा। पीठ ने कहा कि दूसरे पक्ष को जवाब देने चाहिए, राज्य को भी तथ्य पेश करने दीजिए। कोर्ट याचिका पर नोटिस जारी किया और 9 जून को अगली सुनवाई तय की। 28 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार अमरकांत चौहान को सुरक्षा प्रदान की थी। उन्होंने दावा किया था कि भिंड के पुलिस अधीक्षक ने कथित रूप से की उनकी पिटाई, इससे उसकी जान को खतरा है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को चौहान को 2 महीने तक सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। और अब अगली खबर, राहुल गांधी पर भाजपा का हमला, ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान को बताया देश का अपमान, चीन पाकिस्तान का एजेंट होने का आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन सिंदूर पर की गई टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की भाषा और सवालों से लगता है कि वो चीन या पाकिस्तान के पेड एजेंट है। बता दें कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में पार्टी सम्मेलन के दौरान कहा कि भारत पाकिस्तान के सैन्य संघर्ष के समय प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फोन कॉल के बाद समर्पण कर दिया था। पार्टी सम्मेलन में राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयान पर संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना और देश का अपमान किया है। कोई भी सभ्य नेता अपने देश के लिए समर्पण जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। पात्रा ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पुलवामा हमले का बदला लिया, जिसमें पाकिस्तान में 9 आतंकवादी लॉन्च पैड और 11 एयरबेस तबाह किए गए थे। और अब अगली खबर, छत्तीसगढ़ में सीएम साई ने अनुदान राशि का किया वितरण, नवनियुक्ति अध्यक्ष शालिनी राजपूत को दी बधाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंगलवार को राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष शालिनी राजपूत के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ की कलाकृतियों की मांग विदेशों तक है। छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और हस्तशिल्पियों को उनके हुनर की उचित कीमत दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने हस्तशिल्पियों को औजार उपकरण योजना अंतर्गत 5-5 हजार रुपए की अनुदान राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ शिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष शालिनी राजपूत को पदभार ग्रहण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड शिल्पकारों की बेहतरी के लिए कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक इलाके में हस्तशिल्पी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुशासन तिहार के दौरान मुझे कोंडागांव के शिल्पग्राम जाने का मौका मिला। इस कार्यक्रम में मुझे जो सुंदर टोपी भेंट की गई वो छिंद और कांसा से बनाई गई थी। जशपुर में हमारे गांव के नजदीक कोटाम पानी में भी छिंद और कांसा से बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाई जाती है। और अब अगली खबर, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम माल्स और राजनाथ सिंह की मुलाकात, सैनिकों ने दी श्रद्धांजलि। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स भारत दौरे पर है। बुधवार को ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इससे पहले रिचर्ड माल्स ने इस नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहुंचकर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स को दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और अब अगली खबर, आरसीबी से फाइनल में हारी पंजाब तो रो पड़ी प्रीति जिंटा।
मायूस चेहरा देख टूटा एक्ट्रेस के फैंस का दिल। 3 जून मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ आईपीएल का मैच कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। फाइनल में खेल रही दोनों टीम ऐसी थी जिसने कभी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं उठाई थी। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोनों ही टीमों ने 17 साल के इस सूखे को खत्म करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन आखिरकार ये ट्रॉफी इस बार आरसीबी के नाम रही और पंजाब को हार का सामना करना पड़ा। इस हार से टीम तो दुखी हुई ही, लेकिन पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा रिएक्शन ने सबको और भी निराश कर दिया। अब अगली खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार की पहली मंत्री परिषद बैठक ले जा सकते हैं बड़े फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल बुधवार को मंत्री परिषद की बैठक हुई। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार की ये पहली बैठक थी। जानकारी के मुताबिक सुषमा स्वराज भवन में शाम 5 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए गए। वहीं सभी मंत्रियों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बता दें, ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि केंद्र सरकार के 11 साल भी पूरे हो चुके हैं। मोदी 3.0 को भी 1 साल पूरे हो गए हैं। इस बैठक में मोदी सरकार के मंत्रियों के कामकाज और उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही सभी मंत्री अपने विभागों के कार्यों से संबंधित प्रोजेक्टेशंस भी दिए। सूत्रों के अनुसार बैठक में जल शक्ति मंत्रालय और कुछ अन्य मंत्रालय भी अपने कामों को लेकर प्रेजेंटेशन देने वाले थे। पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि पिछले 11 सालों की तमाम उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाए और उन्हें बताए। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद ही सभी मंत्रालय अपनी अपनी उपलब्धियां सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेज रहे। इन उपलब्धियों को एक बुकलेट की शक्ल दी जाएगी। वहीं सोशल मीडिया की मदद से भी इन उपलब्धियों का प्रचार प्रसार भी करने को कहा गया। सूत्रों से ये भी पता चला कि इस बैठक में यूपीए और एनडीए सरकार के कार्यकालों की तुलना भी की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से भी संपर्क करने को कहा गया। और फिलहाल अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शिबा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज़ टीवी। नमस्कार।